Hello everyone, welcome to our YouTube channel SSC PYQ by Ankit गौतम। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि वीकली जो है लाइव टेस्ट आते हैं ओलिव बोर्ड के, आरबीई के और पंडित्स के, और मैं इनको लगाता हूं। और मैंने अपना लाइव स्कोर शेयर भी किया है आप लोगों के साथ, आप शॉर्ट्स जाके देख सकते हो। और यहां पर मैं आपको टॉप क्वेश्चंस कराने वाला हूं। मैथ्स लाइव टेस्ट जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैथ्स के आए हैं, ये तीनों मॉक्स में, आरबीई के में और द पंडित्स के में और ओलिव बोर्ड्स के में, उनको मैं आपको कराने वाला हूँ। तो गाइज़, आप लोग ने अगर पहली वीडियोस भी मेरी नहीं देखी हैं, जो कि मैं आपको लगभग लास्ट 3 वीक्स की वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप जाके उनको देख सकते हो, जिससे कि आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का, जो कि एग्ज़ाम नज़दीक भी आ रहा है, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए, तो बेसिकली है क्या कि अभी मैंने ये वीडियो बना ली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई और ये वीडियो ख़राब हो गई। फिर से मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे बोल रहा है कि एक सर्कल है हमारा, जिसमें कि एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये वाला ट्रायंगल आप देख रहे हो, AD परपेंडिकुलर है BC के। ये जो AD लाइन है ये BC के परपेंडिकुलर है। AB हमको 15 दी हुई है, यानी कि AB 15 दी हुई है, AC 9 दी हुई है, और AD जो दी है वो हमें 6 दी है। इस तरीके से क्वेश्चन है। AE डायमीटर दिया हुआ है और हमें रेडियस निकालनी है। देखो, AE एक डायमीटर है सर्कल का, ठीक है भाई। इसमें रेडियस किस तरीके से हम निकालेंगे, जरा इसको देख लेते हैं एक बार। चलिए देखो भाई, है क्या। सबसे पहले इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला है वो आपने मैक्सिमम टाइम्स नहीं पढ़ा होगा, बहुत कम पढ़ा होगा, पढ़ा भी होगा तो। रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला है कि ट्रायंगल की जो साइड्स हैं AB, AC और जो BC है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो और 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दो ABC। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है गाइस, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। तो रेडियस अगर मेरे को निकालनी है तो AB कितना दिया हुआ है, 15 दिया है, और AC कितना दिया है हमें 9, और AD कितना दिया है हमें 6, और 4 इंटू, अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर मुझे निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मैं कर सकता हूँ। बेस BC हो जाएगा। एक सेकेंड गाइस, एक मिस्टेक हमने करी क्या कि AB की वैल्यू हमें 15 दी है, AC की वैल्यू हमको 9 दी है, लेकिन BC नहीं दिया है हमको, तो ये 6 क्यों लिख रहे हैं फालतू में, क्यों भाई। क्या आएगा यहाँ पर, BC ही आएगा। और 4 इंटू हाफ इंटू बेस, बेस भी हमारा BC है और हाइट हमारी AD है, या AD की जगह पे वो वाली चीज़ आएंगी। चलिए अब क्या करेंगे हम, रेडियस निकालनी है। तो 15 हो गया, 9 हो गया, BC की वैल्यू हमें नहीं पता है, 4 हो गया, हाफ हो गया, BC की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हमें AD की वैल्यू पता है 6। यहाँ से देखो 2 2 4 आ जाएगा, यहाँ से BC से BC कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 15, 3 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेडियस निकलेगा वो होगा 45/4, जो कि हमारे पास आएगा 11.25 सेंटीमीटर्स। ये अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना, इसके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक फ्लैट 20% ऑफर इज़ रनिंग ऑन अ स्टोर। देखो भाई, 20% का डिस्काउंट दिया गया है आपको, एक स्टोर चला रहे हैं भाई सब्जी उसमें, और शॉप ओनर इतने अच्छे हैं कि आपको क्या कर रहे हैं, 4 आर्टिकल्स फ्री भी दे रहे हैं 10 आर्टिकल्स के साथ में। यानी कि आपको यहाँ पता होना चाहिए सॉल्यूशन है। देखिए क्या है, 20% अगर आपको फ्लैट मिल रहा है, यानी कि 5 की चीज़ जो है आपको कितने में मिल रही है, 4 में ये मिल रहा है। दूसरी चीज़, 10 आर्टिकल्स पर आपको 4 आर्टिकल जो हैं वो फ्री मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 की जगह आपको 14 की चीज़ मिल रही है। ये तो हो गया। क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो 14 रुपये की चीज़ थी वो अब हमें 10 रुपये की पड़ रही है, तो ये हमें डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, 4 रुपये का, किस पे, 14 रुपये पे। तो ये हमें इसकी वैल्यू पता चल गई कि अगर 7 रुपये की चीज़ है तो 2 रुपये का क्या मिल रहा है, उस पर डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, अच्छा एक बात और समझो, स्टोर का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, स्टोर का जो प्रॉफिट है वो 30% का हो रहा है पूरे ट्रांजेक्शन पे। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं लेट कर लूँ कि CP हमारे पास 100 रुपये की, यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ थी, लेकिन उसको जो प्रॉफिट हुआ 30% का, यानी कि उसने 130 रुपये की बेची होगी। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो मार्क्ड प्राइस होती है उसी पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो पहला डिस्काउंट तो ये था कि पहला डिस्काउंट कितने रुपए का था, पहला डिस्काउंट जो था वो था 20% का, यानी कि 5 की चीज़ जो थी वो 4 में दी जा रही थी, और साथ में हमको एक डिस्काउंट ये भी दिया हुआ था जिसमें कि वो फ्री दे रहा था हमको। तो 7 की चीज़ पे 2 फ्री दे रहा है,
मतलब 7 रुपये पर 2 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 5 रुपये की चीज़ वो मिल रही है। मार्क्ड प्राइस जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट देने के बाद, वो हमें एसपी निकाल के देता है। तो एसपी कितना था मेरे पास 130। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5 4 ज़ा 20, ये इस तरीके से तो कटेगा नहीं, 5 4 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो मार्क्ड प्राइस है वो 26 इंटू 5 इंटू 7 निकल के आएगी, और नीचे जो आएगा वो क्या बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास, 5 से ही गया था ना, 4 बच जाएगा। ठीक है, इससे आप देखोगे तो यहाँ से जो हमारी मार्क प्राइस है वो 227.15% निकल के आएगी। ठीक है साहब, इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमको मालूम पड़ेगा, सॉरी 227.5 निकल के आएगी। अच्छा, क्या हमें ये निकालना था मार्क परसेंटेज, हमको फाइंड द मार्क परसेंट निकालना है। ये तो मार्क प्राइस का निकल के आया, कितनी मार्क प्राइस है, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, इतने रुपए की मार्क प्राइस है, यानी कि कितने रुपए का हमने इंक्रीमेंट करा उस पर 127.5% का इंक्रीमेंट करा है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी तो आपकी मार्क प्राइस हो गई है, 100 रुपये से हम इतने रुपए की मार्क प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो इतना बढ़ा रहे हैं, इतना परसेंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट, एक नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं एक सर्टेन डिवीज़र से, कोई एक नंबर है उसको हम सर्टेन डिवीज़र से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 34 आता है। दूसरा नंबर है उसको भी सेम डिवीज़र से करते हैं तो 27 आता है। हमने एक नंबर मान लिया ए, जब हमने उसको एक सर्टेन डिवीज़र से मल्टीप्लाई करा क्वेश्चन के साथ तो हमारे पास रिमाइंडर बचा। दूसरा भी एक नंबर है हमारे पास, डिवीज़र उसी से करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, साथ वो एक क्वेश्चन आएगा, साथ में उसका एक रिमाइंडर आएगा। जब हम a प्लस बी को जब जोड़ देंगे तब रिमाइंडर कितना आता है भाई, 15 आता है ना। जब सम ऑफ बोथ नंबर डिवाइड बाय सेम डिवीज़र, तो जो 15 नंबर आता है, इसको कैसे करेंगे कि a प्लस बी है, a प्लस बी होगा कितना, a प्लस बी हमारे पास आएगा d q1 प्लस q2, बाकी का ये 7 4 11 61। इसको अगर हम d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो पहला टर्म जो ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, ये तो d से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इससे ये कट जाएगा, लेकिन जो 61 है हमारे पास 61, उसको d से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि डिवीज़र फाइंड करना है कि कितना डिवीज़र आ सकता है। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग कि 61 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, रिमाइंडर कितना देना चाहिए उस डिवीज़र को, 15, यानी कि ऐसा नंबर 61 जो है उसमें से 15 तो बाहर निकाल लो, बाकी क्या बच गया यहाँ पर 46 बच गया। यानी कि अगर कोई ये नंबर जो d है ये 46 ही हो जाता है तो 15 बचा देगा ये, यानी कि जो d की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, यहाँ से 46 निकल के आएगी। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है राहुल के पास कुछ मार्बल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इक्वली, कितने लोगों में, 27 लोगों में। उसने देखा कि जो 17 मार्बल्स हैं वो बच गई, 27 लोगों में डिवाइड करने पर कुछ चीज़ें बच गई। फिर उसने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट मार्बल्स 19 चिल्ड्रन में बांटा, फिर 15 चिल्ड्रन में बांटा, तो भी उसकी 9 और 5 बच गई। लेकिन अगर वो 80 चिल्ड्रन में बांटता है तो वो पूरी मार्बल जो है ख़त्म हो जाती हैं, बचती नहीं। यानी कि कोई एक ऐसा नंबर है हमारे पास जो कि 27 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर दे देता है 17, 19 से डिवाइड हो जाता है तो 19 दे देता है, 15 से डिवाइड होता है तो 5 दे देता है, और 80 से डिवाइड होता है तो कुछ भी नहीं देता, 0 कर देता है। यानी कि समझ में आ रही है बात आपको। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ दिए हुए नंबर है, कौन कौन से हैं, 27 है, और हमारे पास 19 है, और हमारे पास 15 है। अच्छा, जो क्वेश्चन है ना आपका, इसमें जो चॉइस थी उसमें सारी चॉइस जो है वो 5000 के आसपास की दी हुई है ना, 5000 से ऊपर की हैं। तो ये जो एलसीएम निकलेगा इसका बेसिकली मल्टीपल हमको देखना है, तो वो ऑप्शंस के थ्रू ही हो पाएगा। तो मल्टीपल देखना है तो हम केन लगा दें। अच्छा, एक बात याद रखना, रिमाइंडर कितना बच रहा है हर बार, 27 से डिवाइड कर रहे हैं तो 17 मार्बल जो है बच रहे हैं, तो 27 में से 17 जा रहे हैं तो 10 सेम, ऐसी 19 में से 9 बच रहे हैं तो 10 सेम, और फिर हमारे पास 15 में से 5 बच रहे हैं तो भी 10 सेम। ये हमारे पास जो 10 हैं ये कॉमन है, ये हम घटा देना है इसमें से। एलसीएम ऐसे निकलता है जब सेम कॉमन जो चीज़ हम आती हैं उसको घटा देते हैं, ये एलसीएम आएगा हमारे पास। इस एलसीएम को ज़रा देख लेते हैं कितना आएगा। तो 27, 19 और 15 का जब आप एलसीएम करोगे तो 27, अच्छा 15 और 27 में 3 कॉमन है, तो ये 15 वाला जो 3 है वो 27 के पास भी है, तो 27 तो पूरा है ही है। 15 में जो 3 था वो 27 में पहले आ चुका है, तो सिर्फ 5 बच गया। ये एलसीएम निकालने की एक अलग टेक्निक है, और 19 बच गया। समझ में आ रही है।
ये हमारे पास आया, जो भी इसका मल्टीपल होगा उसमें 10 माइनस करेंगे तो वो पूरा पूरा हमारा डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए भाई? 80 से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 80 से बचने पर कोई नहीं बच रहा, 80 से डिवाइड करने पर तो 80 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए साहब, अब जरा इनका एलसीएम देख लेते हैं। तो 27, 5 और 19 का जब आप एलसीएम करोगे तो आप देखोगे कि 2565 निकल के आएगा मल्टीप्लिकेशन इनका, कि माइनस का 10। अब जरा देखो भाई, ये जो हमारा नंबर है 2565 आ रहा है, लेकिन हमें जो आंसर में दिया होगा MCQ 5000 के है, तो डबल से अगर मैं k की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, अगर k की वैल्यू 2 ले लूँ तो यहाँ से जो हमारे पास है कितना हो जाएगा, 25 2 500 5 1 65 5 1 30 माइनस का 10, ये वो नंबर आएगा, यानी कि 5120 ये वो नंबर आएगा जो कि हमारा डिवाइड होगा किससे, 80 से। चेक कर लें भाई, हाँ जी 80 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यही वो एक नंबर है जो हमारा क्या है, LCM है, रियल LCM है हमारा, ठीक है, जिससे मतलब LCM नहीं बोलेंगे इसको, यही हमारा वो नंबर है जिसको डिवाइड करने पर ये सारी कंडीशंस फॉलो हो जाएंगी। तो LCM मत बोलना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रायंगल है PQR, जिसका जो Q है वो 90 डिग्री का है, P है, Q है, R है, और M और N मिड पॉइंट्स हैं PR के, PR का और N इसका है, जोड़ दिया। हमसे कह रहा है QM और RN इंटरसेक्ट ईच अदर, QM और RN आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पर कर रहे हैं, पॉइंट का नाम नहीं लिखा है, हमने लिख दिया नाम S, ठीक है। अब देखिए एंगल Q हमें 90 दिया हुआ था, हमको ये 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट कराने हैं, तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे सब, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ RN, RN की लेंथ क्या होगी, है ना, और QR हमें 10 दिया हुआ है, तो QR की वैल्यू कितनी है हमारे पास, QR की वैल्यू है 10, इसको याद रखना। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ज़रा इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना है ट्रायंगल, देखना है ट्रायंगल कौन सा है, QSR। ट्रायंगल देखने से पहले एक चीज़ आपको और ये देखनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कि M मिड पॉइंट था, तो ये वाली जो PM है ये MR के बराबर होगा। अच्छा ये 90 डिग्री का भी है, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम चाहें तो एक सर्कल है, कहाँ गया सर्कल है, वो सर्कल इसके ऊपर बन जाएगा अगर ऐसे, तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाती है ना, ये बात पता है आप लोगों को। इस तरीके से अगर सर्कल इस पर बन जाए तो ये कंडीशन फॉलो होती है, जिसमें कि ये हमारे पास रेडियस हो जाती है PM और MR रेडियस हो जाएगी। अच्छा MQ भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेडियस हो जाएगी। तो ये तीनों हमारी चीज़ें सेम हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब मैंने कुछ देर के लिए मान लिया कि जो RN है, RN किसका काम करेगी, या मीडियन का काम करेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है मीडियन ही इसको बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, तो RN एक मीडियन का काम करेगी, RN मीडियन का काम करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, मीडियन जो है वो 2:1 रेशियो में बांटती है, तो इसको मैं अगर क्या मान लें, इसको B मान लें तो 1, इसको मेरे को B मानना पड़ेगा, ऐसे इसको 2A मान लें तो इसको भी A मानना पड़ेगा। और हमें पता है जो QM है 3 हो गया, तो MR भी यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब आ जाते हैं ट्रायंगल QSR पे। ये जो ट्रायंगल थे ना, इसको अब यहाँ ले आते हैं, आ जाओ भाई इधर आओ, इधर से करेंगे। तो ट्रायंगल QSR को करते हैं। तो QSR भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो QS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर ये बराबर होगा QR के स्क्वायर के। तो QS का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर प्लस का 4B स्क्वायर बराबर 100। तो यहाँ से A स्क्वायर और B स्क्वायर जो आएगा वो 25 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, ये क्वेश्चन 1 मान लो। अब दूसरी क्वेश्चन हम कहाँ से बनाएंगे कि एक ट्रायंगल ले लिया हमने SMR ट्रायंगल, आप देख पा रहे हो ये वाला ट्रायंगल है SMR, इसको लिया है। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा MS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर बराबर MR का स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो MS का स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा, ये 4B स्क्वायर हो जाएगा, MR का स्क्वायर करेंगे तो 9A स्क्वायर हो जाएगा। क्या हम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू 25 थी, तो क्या यहाँ से हम किसकी वैल्यू, A स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस का B स्क्वायर निकाल के इसमें पुट नहीं कर सकते, कर दीजिए। फिर सारी वैल्यू जो है हमारी वो किस में हो जाएंगी, B के टर्म्स में हो जाएंगी, और वही हमें एंड में चाहिए होगा। 25 माइनस का B स्क्वायर करा तो 25 प्लस का 3B स्क्वायर बराबर
ये बचेगा 225 माइनस का 9b²। यहाँ से जो b² की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी, अब इसको करेंगे तो ये निकल के आएगी, इधर बचेगा हमारे पास 12b², इधर बचेगा 200। तो यहाँ से जो b² है वो 200/12 यानी कि 50/3, 50/3 निकल के आएगा। अच्छा, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है साहब, कहाँ गया, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर एन की लेंथ निकालनी है। और आर एन कहाँ पर है हमारा, आर एन ये यानी कि 3b, हमको 3b निकालना है। आर एन है 3b, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, √50/√3। यहाँ से 3b निकालेंगे तो 3 × √50/√3। तो इसको मैं 50 कितना बोल सकते हैं, इसको अंडर रूट का कितना बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाई √150। कितना बोलेंगे, √150 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। ठीक है भाई, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 9 मैन और 4 वुमेन, 9 मैन और 4 वुमेन ये किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में। और सेम काम, वही जो काम है उसको 12 मैन और 4 वुमेन मिलके 7 डेज़ में कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको निकालना है। तो 9 9 = 81, 9 4 = 36 वुमेन बराबर 84 मैन प्लस 7 4 = 28 वुमेन। यहाँ से हमारे पास जो m और w है उसका रेशियो आएगा जो कि हमें एफिशिएंसी देगा। तो 3m बराबर 8 वुमेन आएंगी, मैन अपॉन वुमेन का जो रेशियो है यहाँ से वो 8/3 निकल के आएगा। ये एफिशिएंसी देता है, क्या देता है कि एक आदमी या एक दिन में एक आदमी कितना काम कर रहा है वो हमको ये देता है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क नहीं निकाल सकते। टोटल वर्क कैसे आएगा भाई, यही तो था टोटल वर्क, तो या ये नहीं था, ये भी था, किसी में भी वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो 9 × मैन की इतनी है और वुमेन की 3 है, इंटू का 9, यहाँ से जो टोटल वर्क निकल के आया 9 × 72 प्लस का 4 × 12 इंटू 9, ये टोटल वर्क निकल के आएगा। इस टोटल वर्क को अब क्या कर रहे हैं, बोला गया कितने आदमी करेंगे 8 वुमेन के साथ मिलके। तो मैंने मान लिया कि इस टोटल वर्क को 72 + 12 कितना आएगा, ये प्लस कर लो इसको ज़रा, हाँ ये निकल के आएगा 84 × 9 जो वर्क है ना इसको x आदमी करेंगे और एक आदमी की एफिशिएंसी इतनी है। और कितनी वुमेन कर रही हैं साथ में, 8 वुमेन कर रही हैं, एक वुमेन 3 करती है तो 8 वुमेन 14 करेंगे। इन सबको ये काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो इनको लगेंगे 13 1/2 डेज़ यानी कि 27/2 डेज़। यहाँ से 9 3 = 27 हो जाएगा, 3 से 8 3 × 6 3 × 24 हो जाएगा, 1856 बराबर 8x प्लस का 24 हो जाएगा। यहाँ से 6 गए 2 32, 8x बचा, 8x की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई। 4 क्या है, 4 मैन है जो कि 7 वुमेन को असिस्ट करेंगे। तो काम जो है वो कितने दिन में हो जाएगा, इतने दिन में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 15,000 एट रेट ऑफ x%। देखो भाई ये इसमें मैं पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा इस क्वेश्चन को, इसमें आपको मैं बता देता हूँ। देखो क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है आपको, रेट दी है आपको, कितनी दी है रेट दी हुई है आपको x%, और जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 2 ईयर्स का। अच्छा CI भी दे रखा है भाई साहब ने 2496। तो यहाँ से हम अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट कितना आएगा 17496। यहाँ से अमाउंट आ गया तो क्या हम इसकी रेट नहीं निकाल सकते, x% फॉर्मूला लगा के = P1 + x/100⁻t। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल पाओगे, इससे x निकाल पाओगे। तो कुछ x निकल के आएगी आपकी। अब उस x को आपको हाफ ईयरली के लिए भेजना है, हाफ ईयरली के लिए भेजना है, और कितने साल के लिए, इतने साल के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जो x निकलेगी वो 8% निकलेगी। इस 8% को जब आप हाफ ईयरली में यूज़ करेंगे तो x जो है वो 4% हो जाएगी, और टाइम 1.5 साल का टाइम जो है वो 3 साल का हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से वही आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल वही आपका 15,000 रहेगा। और यहाँ से क्या निकालना है आपको, फिर आपको यहाँ से फिर से CI निकालनी है। तो पहले आप अमाउंट निकालिएगा फॉर्मूले में यूज़ करके, फिर उससे CI निकाल देना अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। लेंदी क्वेश्चन है, इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन बेसिकली
कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के लिए है, लॉजिक इसमें बहुत नहीं लग रहे हैं, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं हम पंडित्स पे, ठीक है। पंडित्स भाई साहब का मॉक देखते हैं ज़रा किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। एक नंबर है n, उसको हम डिवाइड करते हैं d से तो रिमाइंडर बचता है 14, और 3n एक नंबर है, उसको हम 3d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 बचता है। तो 4n को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? तो भाई ये क्वेश्चन तो अभी शायद करा हुआ सा लग रहा है, चलो देख लेते हैं इसको भी। एक नंबर है n, उस n नंबर को जब हम d से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर क्यूब क्वेश्चन ले लिया और एक रिमाइंडर बच रहा है 14। अब बोला गया है जब 3n को हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इसका अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 3n हो जाएगा, 3n यानी कि 3d क्यूब प्लस का 14 3 42। इस नंबर को यदि हम डिवाइड करते हैं किससे? d से, तो रिमाइंडर 8 बचता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको d से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर बच जाएगा 0, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यहाँ पे खेल होगा सारा। यहाँ पर जब हम इससे d से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई? 8 बच रहा है, यानी कि 8 अगर मैं इसमें से हटा दूँ तो कितना बचेगा? ये 34। ये जो नंबर है यही d होगा हमारा, मोस्ट प्रोबेबली। d कितना हो सकता है हमारा? 34। पर अभी और देख लेते हैं आगे क्या है। फाइंड द रिमाइंडर बताइए जब 4n जो है वो डिवाइड हो d से। 4n डिवाइड होना चाहिए d से। चलो भाई मुझे बताओ 3n और n कितने हो जाते हैं? 4n, 3d और ये कितना हो जाता है? 4d क्यूब, और ये कितना हो जाता है हमारे पास? 56। ये एक हमारा 4n नंबर है, इसको अगर मैं d से डिवाइड करूँगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? चलिए इसको अगर मैं d से डिवाइड करूँगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? तो आप देखेंगे कि इसको d से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये बच रहा है d, ये 56। इस 56 को देखना है। अब मुझे बताओ ज़रा 56 जो है वो d से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा आपके पास? अब आपको पता नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो भाई ये 34 जो है इसको हम d मान रहे हैं, d 34 हो सकता है, d तो 17 भी हो सकता है। 17 से क्या 34 डिवाइड नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये 2 डिवीज़र हमारे हो सकते हैं। तो एक बार तो 57 को 17 से डिवाइड करके देखो और 56 को 34 से देखो, तो यहाँ से हमको दोनों से रिमाइंडर मिल जाएंगे। तो एक का रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 17 2 34, 17 51, 5 रिमाइंडर, और यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें? 22 रिमाइंडर। ये 2 रिमाइंडर्स हमारे पास आ सकते हैं। भाई बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, मतलब क्या बोलूँ, क्या बोलता हूँ, झक्कास। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है साइन ए प्लस साइन 2a साइन 4a साइन 5a कॉस बस। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमको फॉर्मूला याद होना बड़ा मैंडेटरी है। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन c प्लस d/2 कॉस c माइनस d/2। ये फॉर्मूला याद रखना है भाई। इस पर मैं आपको ये क्या बुलाया, इस पर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा एक कॉस सी भी यहाँ पे, अच्छा कॉस वाला भी देख लो, कॉस सी और कॉस डी, ये बन जाएगा 2 कॉस सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2। अब इस फॉर्मूले से भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या देख पाएंगे? भर गए। तो चलो इसको ज़रा देख लेते हैं। आप देखोगे अब देखो हमें पता है ये 2 से डिवाइड, फॉर्मूले में ये जो 2 है इससे ये भी 2 है, इधर भी 2 है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू बना दें जिसमें कि 2 से डिवाइड वाले हो जाएं। तो मैं साइन ए को और साइन 5a को, इनको पहले लिख लूँगा, साइन ए और साइन 5a इनको पहले लिख लूँगा, और साइन 4a और साइन 2a इनको बाद में लिख लेता हूँ। सेम ऐसे नीचे करेंगे तो कॉस ए कॉस 5a प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 4a। इससे हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो वही साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d यानी कि 6a/2, तो साइन 3 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस c माइनस d/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये
5a में से a गया तो 4a बचा, तो ये हो जाएगा कॉस का 2a। ठीक है, सेम ऐसे ही जब यहाँ साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो एक बार 2 साइन 3 हो जाएगा, है ना। और फिर ये क्या बचेगा, कॉस कितना बचेगा, कॉस ए बचेगा, क्योंकि 4 में से 2 गए, 2/2 कॉस ए। नीचे क्या बचेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी करेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो 3 है, और सी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो कॉस कितना बचेगा 4a यानी कि 2a, प्लस इधर करेंगे इसको सॉल्व तो कितना बचेगा 2 cos 3a, और इधर करेंगे तो cos का a। इतनी बात समझ में आ रही है भाई। इसके बाद हमको काटा पीटी कर लेनी है। देखो 2 से कॉमन आएगा तो 2 से तो 2 हट ही जाएगा यहाँ से। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ, cos 2a cos 2a cos a cos a cos 3a, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कॉमन। ऊपर से sin 3a दोनों में कॉमन है, sin 3a कॉमन ले तो cos का 2a, और नीचे इधर cos का a, और इधर हमारे पास cos 3a कॉमन है तो cos का 2a प्लस का cos का a, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, tan 3a। यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ी सी मेहनत थी, कर सकते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आते हैं ओलिव बोर्ड पर। देखो पंडित्स के ज़्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन थे जो अच्छे लगे थे तो मैंने करा दिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओलिव बोर्ड के क्वेश्चन। ओलिव बोर्ड का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे कि जो tan a है वो कितना दिया, tan a बराबर x माइनस 1/4x, ये निकालना है। आपको पता होना चाहिए। इसके लिए तरीके देखो और बहुत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तरीका देख लेना जो हो जाएगा जल्दी, है ना। देखो है क्या, tan a की वैल्यू यहाँ से अगर मैं ढंग से लिखना चाहूँ तो 4x नीचे 4x स्क्वायर माइनस का 1/4x आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। यहाँ से अगर मैं हाइपोटेन्यूस निकालना चाहूँ तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर करेंगे तभी तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या निकलेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये बचेगा 16x स्क्वायर। यहाँ से जो h स्क्वायर है वो निकल के आएगा 16x4 प्लस का 1 माइनस प्लस का 8x स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से जो x निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा h। ठीक है, इस h को अब हम sec a का मतलब क्या होता है 1/cos a, और जो sin a अपॉन cos a, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का sin a अपॉन cos a। बात क्लियर है। अब देखिए इस 1 माइनस साइन ए cos ए को नीचे सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर तो 4x स्क्वायर माइनस का 1/4x स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। cos ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 1, माइनस का अंदर जाएगा ना। ठीक है, ये नीचे बचेगा 4x प्लस स्क्वायर प्लस 1, 4x अपॉन, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x स्क्वायर से 4x गया तो 2/4x बचेगा, जो कितना होता है 1/2x होता है। तो ये वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन अच्छा है। बाकी एक तरीका और है इसका, वो भी थोड़ा समझ लो अगर समझ पाओ तो। उसको देखते हैं ज़रा। देखो है क्या, आपको पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। ये बात पता है। यहाँ से sec a माइनस tan a जो है ना 1/sec a प्लस tan a के बराबर होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है sec a माइनस tan a। तो मैं क्या करूँ, sec a माइनस tan a को अगर x मान लें, sec a माइनस tan a को x मान लें तो sec a प्लस tan a कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं sec a हटाऊँ, sec a हटा दूँ माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ से जो आएगा हमारे पास माइनस का 2 tan a x माइनस 1/x, है ना। सही कराया क्या ये, ऐसा हो जाएगा। अब ज़रा मुझे बताओ यहाँ से tan a कितना निकलेगा, tan a कितना निकलेगा यहाँ से x/2
2x है 2x। अच्छा, इसको एक काम करिए, इसको 2x मान लो, है ना। तो ये नीचे 2x हो जाएगा, तो 2x/2 हो जाएगा। यहाँ से जब tan a की वैल्यू हम निकालेंगे ना, तो ये कितना निकल के आएगा, माइनस माइनस, और ये हमारे पास ये भी माइनस हो गया, ये यहाँ से निकल के आएगा। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, -x+1/4x, है ना, ये निकल के आएगा। अब यहाँ से आप इसको फिर सॉल्व कर सकते हो। इसको छोड़ दो, इस तरीके को छोड़ दीजिए आप, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना ये अच्छा कोई सॉल्यूशन देगा, ठीक है। चलिए, वैसे होगा ये कुछ इसी तरीके से होगा, मेरे को दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 4, 3 की पावर 8, 5 की पावर 4 एंड 7 की पावर 2 आर डिविजिबल बाय 6 बट नॉट बाय 30? बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा है। देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास चीज़ें होती हैं। क्या होता है हमारे पास, हमें पता होता है कि जो पावर होता है ना, उसमें प्लस करते जाते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ऐसे करते हैं, ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको एक कंडीशन दी हुई है जिसमें कह रहा है कि फैक्टर्स ऐसे निकालिए जिसमें कि हमारा 6 से डिवाइड हो। अब मुझे बताइए, जब ये हमारे पास है क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2, जब कोई ये नंबर है हमारे पास, इस नंबर में से मेरे को 6 से डिविजिबल बनाना है, तो यानी कि इसमें से मेरे को 2 और 3 का निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी तो 6 से डिवाइड कर पाएंगे। यानी कि जो ये नंबर बच गया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 8, 5 की पावर 3 की पावर कितना बच गया, 7 बच गया, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2, ये नंबर है। ये जो नंबर है ना, ये वाला, ये पूरा नंबर जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है, ठीक है। लेकिन हमको एक कंडीशन दी है कि 6 से डिविजिबल हो, लेकिन 30 से डिविजिबल ना हो। और 30 से डिविजिबल ना हो, इसका मतलब 30 से कब डिविजिबल है, क्या अभी 30 से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि 2 इंटू 3 मिला के 6 बनाते हैं, और 6 जैसे ही 5 के टच में आता है वो 30 बना देता है। तो क्या हम यहाँ से 5 हटाना दें? अगर यहाँ से हम पूरे 5 को हटा देते हैं, तो जो नंबर हमारा बनेगा वो किसका मल्टीपल हो जाएगा? 3 से तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 5 का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए 30 का इससे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। ये हम कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास नंबर निकल के आया ना, यही वो नंबर है जो हम चाहते थे। अब इसके ही क्या निकालना है हमें? इसी का हमें फैक्टर्स निकालने हैं। इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही चीज़, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 इंटू 8 इंटू 3, ये हो जाएगा, इसका 4, इसका 8 और इसका 3, 8 3 24, 96, दिस इज़ योर आंसर। समझ में आई बात आपको? नेक्स्ट देख लीजिए। एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR, ट्रायंगल है PQR, PQ, QR और RP बराबर है, तो क्या ये इक्विलेटरल का संकेत नहीं है? बिल्कुल है। संकेत क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। O इज द पॉइंट इन इंटीरियर ट्रायंगल्स, तो O एक पॉइंट है हमारे पास, सच दैट OX इज परपेंडिकुलर टू PQ। OX एक लाइन है परपेंडिकुलर टू PQ, OY एक लाइन है परपेंडिकुलर टू QR, और OZ एक लाइन है। ये सब एक दूसरे में यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाती हैं। OX दे रखा है, OY दे रखा है, OZ दे रखा है, तो PQ प्लस QR प्लस RP हमसे पूछा गया है कितना होगा। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो क्या ये हमारे पास 3 ट्रायंगल्स नहीं बन रहे? अगर मैं एक साइड को A मान लूँ तो क्या ये तीनों साइड A ही नहीं हो जाएंगी? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। बात क्लियर है? ये हमें 3√3 दिया है, 3√3, ये हमें 5√3 दिया है, और ये हमें 4√3 दिया हुआ है। इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हमको पता होना चाहिए कि जो पूरा ट्रायंगल होता है हमारा, वो 3 ट्रायंगल्स में मिलके बना हुआ है यहाँ से, है ना। POR, एक ट्रायंगल POR प्लस ट्रायंगल QOR प्लस ट्रायंगल ROP, ये तीनों मिला के एक ट्रायंगल बनाते हैं हमारा बड़ा ट्रायंगल PQR। तो क्या इनके एरिया का सम करेंगे तो बड़े के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एरिया के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाफ इंटू बेस, हमारे पास A है, हाइट हमारे पास 1 की, ये हो गई। दूसरे के लिए भी यही कलाकारी हम कर सकते हैं, और तीसरे के लिए भी हम यही कलाकारी करेंगे।
तो ये हमारे पास निकल के आएगा। और ये पूरा सम जो है पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर है, तो वो होता है इक्विलेटर का √3/4 a²। यहाँ से आप देखेंगे हाफ 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 कॉमन आ गया और a कॉमन आ गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, 3√3, 4√3, 5√3, 5, 9, 12, 12√3 हमारे पास ये बचेगा। ये पूरा √3/4 a² के बराबर है। यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाता है, √3 का √3, 2 6 12 होता है, 6 4 24। यहाँ से जो a की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 24 निकल के आई। तो क्या निकल के आया, ये हमारे पास एक साइड निकल के आई और हमसे तीनों पूछा था, ये a यानी कि 3a पूछा है। तो 3 इंटू ए करेंगे हम, तो 3 इंटू 24 दैट इज 3 2 6 4 3 12, 72 निकल के आएगा हमारे पास, ठीक है भाई। इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बढ़िया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। एक क्वाड्रिलेटरल है TUQB नेम सर्कल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है फिर तो ये है ना, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। तो TUVW। अच्छा यहाँ पर क्या दिया है, सेंटर K दिया है हमको। देखो भाई प्रेशर में ना, एग्ज़ाम प्रेशर जब होता है तब हमें ये चीज़ें दिखती नहीं हैं आसानी से, पर बहुत आसान होती हैं कुछ चीज़ें, है ना। WKV, ये हमको WKV है भाई, ये WKV होगा, है ना। WKV कितना दिया हुआ है हमें, 78 दिया है। और KVU कहाँ पर है, इसको मिलाएंगे तो KVU, ये जो हमारे पास है 29 दिया है। VTU 61 दिया है, कहाँ है VTU, VTU यानी कि ये जो लाइन जोड़ देंगे VTU, ये वाली हमको दी हुई है 61। फिर क्या पूछा हमसे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ WTV, ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। कुछ ज़्यादा आसान नहीं है। हमें पता है एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के जो सेंटर पे जो आर्क, जो कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाती है, और वही कॉर्ड अगर हमारी उसके सरकमफेरेंस पे एंगल बनाती है, तो ये वाला जो एंगल है बीच वाला, ये डबल होता है सरकमफेरेंस वाले के। यानी कि अगर ये बीच वाला 78 है, तो डेफिनेटली ये वाला जो बनना है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। ये वाला कहाँ गया, ये वाली जो चीज़ आपको दिख रही है, ये वाला एंगल, ये इस वाले एंगल के, इस वाले के डबल आधा होगा। यानी कि अगर ये 78 है तो ये 78 का आधा होगा। यानी कि कितना हो जाएगा ये हमारे पास, एंगल WTK इज़ हाफ ऑफ एंगल WKV, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल के आएगा हमारे पास 78/2 दैट इज 2 3 6 2 9 18 39 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो वीडियो यहीं कंप्लीट होती है भाई, आगे क्वेश्चन नहीं है। जो भी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं वो मैं करा देता हूँ, और अच्छे का मतलब मेरा इससे है कि जो क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता हूँ, जिस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है, ये 3 कंडीशन पे मैं आपको कराता हूँ। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन इसमें आसान लगते हों, कुछ क्वेश्चंस कठिन लगते हों, तो इसको आप एक रिवीजन के तौर पर वीडियो को ले सकते हो, और क्विक रिवीजन के बेस पर आप इसे 2x स्पीड में भी देखना चाहो, 2x स्पीड में, तो उसमें देख लिया करो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना, लाइक वाइक कर देना, करना हो तो कमेंट वगैरह करके मुझे बताते रहना अपनी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। और अगर आपको कोई वीडियो पे टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बता देना कि किस वीडियो को मैं बनाऊं, तो मैं उसको आपको बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।